गरीब भाई बहन का जादुई सिलबट्टा। सुमित्रा और राजू का एक दूसरे के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। वो एक पुरानी झोपड़ी में जैसे तैसे गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिनों पहले ही उनकी माँ रूमा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। सुमित्रा की माँ घर में झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी। रूमा के चल बसने के बाद भी वो घर बंधा हुआ था। सुमित्रा वहाँ रोजाना काम करती, मगर तेजताज मीरा ने इसकी पगार आधी कर दी थी। भाई की भूख मिटाने के लिए वो यतीम बच्ची बड़ी बहन का फर्ज अदा कर रही थी। मेम साहब, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं जाऊं? एक शाम सुमित्रा ने काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपनी मेम साहब को बोला। हाँ हाँ जा, और अच्छा सुन, फ्रिज में रात की बची कुची रोटी और सालन पड़ा है, उसे लेती जाना। और हाँ, फ्रिज में धनिया भी सड़ रहा है, उसे जाते समय किसी कूड़े करकट में फेंक देना। जी जी मेम साहब। सुमित्रा झटपट किचन में आकर फ्रिज खोलती है, जहाँ रोटियों का थाल और सड़े हुए धनिये का एक गुच्छा पड़ा होता है। सुमित्रा इन्हें थैली में बांधकर घर आती है, जहाँ उसका भाई राजू भूख से मचलते हुए बोला। दीदी दीदी आप आ गई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो ना। बस राजू थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए सिलबट्टे पर चटनी पीस देती हूँ। सुमित्रा जल्दी से धनिया साफ करके चटनी पीस देती है, जिसके बाद दोनों बहन भाई साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी नन्हे राजू की आंखों में आंसू झलक आते हैं। दीदी आपके हाथ में तो माँ जैसा स्वाद है, आपको याद है माँ भी मेरे लिए ऐसे ही सिलबट्टे पर चटनी पीसती थी। काफी देर रोने के बाद दोनों बहन भाई नींद की आगोश में समा जाते हैं। दूसरे दिन सुमित्रा काम पर जाती है। वहाँ शबीरा पगार के तौर पर 1000 रुपया देकर कहती है, सुमित्रा ये ले तेरी पगार, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सुमित्रा का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो डरते डरते झिझकते हुए कहती है, मगर क्यों मेम साहब? क्योंकि कल हम शहर बसने जा रहे हैं, तू अपना कोई नया बंदोबस्त खोज ले। सुमित्रा वो पैसे मुट्ठी में दबाकर दुखी दिल से घर आती है। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। उसे बस एक ही फिक्र खाए जा रही थी, ये 1000 रुपए तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, फिर मैं अपने भाई को कहाँ से खिलाऊंगी। ऐसा सोचते हुए सुमित्रा की नजर सिलबट्टे पर जम जाती है। क्यों ना माँ के सिलबट्टे पर चटनी पीसकर पकोड़े समोसे बेचूं। अगली सुबह वो यतीम बहन भाई पकोड़े समोसे और हरा धनिया घर लाकर उन्हें बनाने में जुट जाते हैं, मगर धनिये में पिसी हरी मिर्च सुमित्रा की आंखों को जलाने लगती है। वो अपना दर्द भूलकर अपने भाई को देखती है, जो उसे बड़े दुख से देख रहा होता है। वो अपना दर्द भुलाकर जल्दी जल्दी चटनी पीस लेती है, जिसे बेचने दोनों बहन भाई निकलते हैं। पकोड़े खा लो, खस्ता समोसे खा लो। राजू आवाज निकाल कर लोगों को मुतवज्जा करता है। आवाज सुनकर रामलाल नाम का एक कंजूस सेठ कहता है, अरे जरा चखाऊं तो तेरे समोसे पकोड़े और चटनी, ये लो काका। राजू उसे प्लेट पकड़ाता है। जैसे ही रामलाल चटनी में डबोकर पकोड़े खाता है और कहता है, राम राम, अरे ये कैसी घटिया चटनी है, सारा मुंह का जायका बिगाड़ दिया, जरा भी अच्छी चटनी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे धनिया उबाल कर लाई हो, चलो भागो यहाँ से। वो दोनों बच्चों को भगा देता है। सारा दिन यतीम बहन भाई बाजार गली गली घूमते हैं, लेकिन जो भी समोसे चटनी के साथ चखता उन्हें झड़प कर भगा देता। उस रात दोनों बहन भाई निराश होकर घर को लौटते हैं और एक एक समोसा खाकर सो जाते हैं। तभी रूमा सुमित्रा के सपने में आती है। जागो बेटी जागो। माँ आप आ गई। हम यतीम बहन भाई के साथ बहुत गलत हो रहा है। रूमा को सामने देखकर सुमित्रा अपना दर्द कहने लगती है। लाख कोशिश के बाद भी माँ, मैं सिलबट्टे पर बारीक चटनी नहीं पीस पा रही, मैं क्या करूँ माँ? फिक्र मत करो सुमित्रा, अब से ये सिलबट्टा तुम्हारी सुनेगा। बस तुम्हें इतना कहना है, शकलका बूम बूम मेरे जादुई सिलबट्टे, तू जल्दी से घूम घूम, तो ये खुद चल पड़ेगा और जो भी इस पर रखोगी वो अपने आप पिस जाएगा, उसका स्वाद भी अद्भुत होगा। जैसे ही सुमित्रा आंखें खोलती है तो सवेरा छट चुका था। सुमित्रा जल्दी से सिलबट्टे पर समोसे का मसाला बुरकने को रख कर बोलती है,
शाकालाका बूम बूम, मेरे जादुई सिलबट्टे तू जल्दी से घूम घूम। अगले ही पल जादुई सिलबट्टा मसाला पीसना शुरू कर देता है, जिसके बाद दोनों बहन भाई पकोड़े, समोसे और चटनी बनाकर बेचने निकलते हैं। खस्ता समोसे खा लो, जायकेदार चटनी का लुत्फ उठा लो, राजू बुलंद आवाज में सदा लगाता है। अरे वाह समोसे, समोसे वाले जरा हमको भी तो चखाओ अपने समोसे, और सिलबट्टे की ये चटनी भी। हाँ ना, ये लो काका, खाकर जल्दी बताओ कैसे हैं। जैसे ही गोविंद जादुई सिलबट्टे की चटनी का चटखारा लगाता है, वो दोनों बच्चों की बड़ाई करता हुआ कहता है, अरे वाह बच्चों क्या बात है, ये सिलबट्टे की चटनी तो बड़ी ही मजेदार है, और ये समोसे तो इतने स्वादिष्ट हैं कि कोई जवाब ही नहीं। कहो कितने पैसे हुए? बस 20 रुपए अंकल। वो विन से पैसे लेकर दोनों बच्चे आगे जाते हैं। दिन भर उनकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। सूरज ढलते ही वो घर आते हैं। दीदी आज तो आपने कमाल ही कर दिया। राजू सुमित्रा को देखकर बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया राजू, ये सब कुछ माँ के जादुई सिलबट्टे का असर है। इसी पर पिसा मसाला मैंने समोसे और पकोड़े में मिलाया था, जिससे इसका स्वाद उभर कर आया। राजू और सुमित्रा रोजाना जादुई सिलबट्टे के सहारे खूब कमाई किया करते। जादुई सिलबट्टे पर पिसी स्वादिष्ट चटनी लोग खाते और दोनों बच्चों की खूब तारीफ किया करते। दोनों भाई बहन जादुई सिलबट्टे के कारण खूब मशहूर हो जाते हैं। गांव के साथ साथ शहर में भी इनकी खूब कमाई होने लगती है। धीरे धीरे उनकी कमाई फर्श से अर्श पर जा पहुंचती है। आखिरकार वो दोनों गरीबी को मात दे देते हैं। देखो दीदी, आज हमें इतनी कम उम्री में कितना कुछ हासिल हो गया है। हाँ मेरे भाई, ये शान शौकत इस जादुई सिलबट्टे की देन है। इसी के सहारे लोगों को हमारे समोसे और चटनी का स्वाद पहुंचा, जिससे हमने बढ़ चढ़कर कमाई की और ये दिन देख पाए। इस तरह गरीबी से निकलने के बावजूद भी दोनों बच्चे अपनी सफलता का क्रेडिट सिलबट्टे को ही देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उस शख्स को जीवन में हमेशा क्रेडिट दीजिए जिसकी वजह से हमारा बुरा जीवन बदलता है, जैसे कि जादुई सिलबट्टे की तरह। एक दफ़ा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम कैरीन था। वो एक छोटे से घर में अपनी अम्मी के साथ रहती थी। कैरीन के पास एक ही खिलौना था, एक ही कपड़े और एक ही चप्पल थी। वो चप्पल उसकी अम्मी ने बनाई थी, जो उसको काफ़ी ज़्यादा चुभती थी। एक दिन कैरीन की अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो कैरीन शहर चली गई डॉक्टर को लेने। रास्ते में उसे लाल जूते मिले, जो देखने में इतने ज़्यादा खूबसूरत थे और बहुत ही ज़्यादा चमक रहे थे। कैरीन उन्हें घर ले आई। देखिए अम्मी, ये जूते मुझे रास्ते में मिले हैं, ये कितने खूबसूरत हैं। बेटा, ये शायद किसी और के जूते हैं। कैरीन, तुम इन्हें वापस रखकर आ जाओ। अगर ये किसी और के होते तो वो इन्हें यूं तो ना छोड़ते। हो सकता है बेटा कोई गलती से भूल गया हो। कुछ भी हो, ये मुझे मिले हैं और अब ये मेरे हैं, इन्हें मैं अपने पास रखूंगी। बेटा बात सुनो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए नए जूते खरीदूँ, इसलिए तुम किसी और के जूते पहनो। देखो, जिद नहीं करो, वादा करो तुम ये जूते नहीं पहनोगी। कैरीन उदास हो गई और अपनी अम्मी से वादा किया कि वो ये जूते नहीं पहनेगी। जूते उसने बेड के नीचे रख दिए। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन कैरीन अपने घर आई। उसे अपनी अम्मी नहीं मिल रही थी। उसने उन्हें हर जगह देख लिया था। फिर वो जान गई कि उसकी अम्मी सितारा बन चुकी हैं। अगले दिन जब वो अपनी अम्मी की कब्र पर जा रही थी, तो उसने लाल जूते पहने। जितने भी लोग थे उन सब की नज़रें कैरीन के जूतों पर थीं। ये कैसी लड़की है, इसने आज के दिन लाल जूते पहने हैं। पर उसने उनकी परवाह नहीं की, उसे वो लाल जूते बहुत पसंद थे।
सबके जाने के बाद कैरीन एक कोने में बहुत उदास बैठी थी। इतने में वहां एक अच्छे घर की एक बूढ़ी औरत आई। वो औरत बहुत रहमदिल थी। वो कैरीन को अपने साथ लेकर चली गई। कैरीन उनके साथ रहने लगी। बेटा, ये जूते तुमने कब से पहने हुए हैं? अब तुम्हें इन्हें उतार देना चाहिए, ये बहुत गंदे हो गए हैं। नहीं, मुझे रेड शूज़ बहुत पसंद है। कैरीन, जिद मत करो, इन्हें फेंक दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें नए जूते ला दूंगी। कैरीन बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसने अपने जूते कचरे में फेंक दिए। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन कैरीन अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी तो बूढ़ी औरत ने उसे नए जूते लाकर दिए जो उसे पसंद नहीं आए। ये तो नीले हैं और बहुत बुरे हैं, मुझे ये जूते नहीं चाहिए। उसने वो जूते उठाकर फेंक दिए। कैरीन को अपने जूते बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद कैरीन बड़ी हो गई। बड़ी होकर वो बहुत खूबसूरत निकली, लेकिन उसका जिद करना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ था। बूढ़ी अम्मा जब भी उसके लिए कुछ लाती वो बुरा कहकर फेंक देती। वो उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना पकाती पर कैरीन कुछ भी नहीं खाती। बूढ़ी औरत बहुत उदास हो जाती। बूढ़ी औरत कैरीन को खुश करने के लिए मार्केट ले गई। वहाँ कैरीन ने अपने वही रेड शूज़ देखे। उसने बूढ़ी औरत से कहा, मुझे ये शूज़ चाहिए। बेटा, मैं तुम्हें ये रेड शूज़ नहीं दिला सकती। हमें कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, जैसे किसी के जनाजे पर भी। देखो, मैं तुम्हें ये काले जूते दिला देती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर आपने मुझे जूते ना दिलाए तो मैं हर जगह बगैर जूते के ही जाऊंगी। ओह कैरीन, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरीन के लिए काले और लाल जूते ले लिए। बूढ़ी औरत के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। वो जिद्दी कैरीन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक दिन बूढ़ी औरत ने कहा, कैरीन, हमें किसी के जनाजे पर जाना है, तुम वो अपने काले जूते पहन लो। पर कैरीन को तो रेड शूज़ बहुत पसंद थे। उसने वही पहने और इन्हें छुपा लिया ताकि बूढ़ी औरत ना देख पाए। पर वहाँ पर सब ने उसके जूते देख लिए। वो बहुत चमक रहे थे। सारे लोग एक दूसरे से कैरीन के जूतों के बारे में बात करने लगे। जब बूढ़ी औरत के कानों में वो बातें आईं, वो बहुत गुस्सा हो गई। कैरीन, मैंने जो तुम्हें कहा था तुमने वो नहीं किया और लाल जूते पहने। कैरीन, थोड़ी इज्जत करना सीख लो। इतने में वहाँ पर एक खूबसूरत शहजादा आया। वो कैरीन के पास आकर रुका और उसकी तारीफ करने लगा और उसके लाल जूतों की तारीफ करने लगा। तुम्हारे जूते कितने प्यारे हैं। ओह शहजादे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम मुझे बहुत अच्छी डांसर लग रही हो। मैं आज रात डांस पार्टी में तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, तुम ज़रूर आना। शहजादे की ये बात सुनकर कैरीन खुशी से डांस करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरीन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मैं अपने पाँव क्यों नहीं रोक पा रही? ये आखिर क्या हो रहा है? कैरीन परेशान हो गई। कैरीन एकदम डांस करते करते भागने लगी। शहजादा भी उसके पीछे गया। बूढ़ी औरत भी कैरीन को आवाज़ें देने लगी। शहजादे ने कैरीन का पीछा किया, लेकिन वो गायब हो गई। कैरीन के लाल जूते उससे भी ज़्यादा जिद्दी थे। कैरीन के पैर बहुत दर्द करने लगे थे। डांस करते करते वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। वो मिट्टी में और झाड़ियों में से भी डांस करते हुए गुजरने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ज़िद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज़ रुक जाओ जूते, प्लीज़। जैसे ही कैरीन ने कहा वो आइंदा ज़िद नहीं करेगी, जूते अपने आप उसके पैरों में से निकल गए और कैरीन भी गिर गई और वो जूते बिना कैरीन के डांस करने लगे। कैरीन के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।
वो एक लाठी उठाकर अपने घर के रास्ते पर चलने लगी। कैरीन अपना घर देखकर खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत को उसने गले लगा लिया। मैं जानती हूँ मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, आइंदा मैं ज़िद नहीं करूँगी। जैसे ही कैरीन ने ज़िद करना छोड़ा सब कुछ अच्छा हो गया। एक दिन दरवाजे पर कोई आया। वो शहजादा था। कहाँ थी तुम कैरीन? तुम इतना तेज नाचती गई और खो गई। मैं तुम्हें ढूंढता ही रह गया। कैरीन शहजादे को देखकर बहुत खुश हुई।